तो हेलो गाइस, स्टडी SKMR में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे व्याकरण, हिंदी व्याकरण से इम्पोर्टेंट पार्ट जैसे भाषा, विभाषा और राजभाषा, राष्ट्रभाषा और विश्व की भाषाएं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर टॉपिक दिया है भाषा का। तो भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों का वह समूह है जिनके द्वारा मन की बात बताई जाती है। किसी भाषा की सभी ध्वनियों के प्रतिनिधि स्वर एक व्यवस्था में मिलकर एक संपूर्ण भाषा की अवधारणा बनाते हैं। ठीक है, ये हुआ भाषा। अब देखते हैं भाषा क्या है। भाषा क्या होती है? बोली, जबान, वाणी। तो यहाँ पर दिखा है भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। मनुष्य अपने विचार, भावनाओं एवं अनुभूतियों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। ठीक, नेक्स्ट, भाषा की परिभाषा। तो भाषा की परिभाषा इस प्रकार है, देखिए। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और जिसके लिए हम आवश्यक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अब भाषा का अर्थ। भाषा का अर्थ चलिए देखते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना, अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। ठीक है, नेक्स्ट, भाषा शैली। भाषा शैली तो विकास की प्रक्रिया में भाषा का दायरा भी बढ़ता जाता है। यही नहीं, एक समाज में एक जैसी भाषा बोलने वाले व्यक्तियों का बोलने का ढंग, उनकी उच्चारण प्रक्रिया, शब्द भंडार, वाक्य विन्यास आदि अलग अलग हो जाने से उनकी भाषा में पर्याप्त अंतर आ जाता है। इसी को भाषा की शैली कह सकते हैं। ठीक है, भाषा की उत्पत्ति देखते हैं। भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई? प्राचीन काल से ही भाषा की उत्पत्ति पर विचार होता रहा है। कुछ विद्वानों का मंतव्य है कि यह विषय भाषा विज्ञान का है कि नहीं। इस तथ्य की पुष्टि में उनका कहना है कि विषय मात्र संभावनाओं पर आधारित है। ठीक है, भाषा का विकास कैसे हुआ, कब हुआ, उसको देखते हैं। ठीक है, भाषा का विकास। इस समय सारे संसार में प्रायः हजारों प्रकार की भाषाएं बोली जाती है जो साधारणतः अपने भाषाइयों को छोड़ और लोगों की समझ में नहीं आती है। अपने समाज या देश की भाषा तो लोग बचपन से ही अभ्यस्त होने के कारण अच्छी तरह से जानते हैं, पर दूसरे देशों एवं समाजों की भाषा अच्छी तरह से नहीं आती। ठीक, भाषा के प्रकार देखते हैं। भाषा के प्रकार या भेद। ठीक है, तो भाषा बोलने, लिखने और समझने की आधार पर 3 प्रकार की होती है, अर्थात भाषा के 3 प्रकार के भेद या रूप होते हैं। यहाँ पर है मौखिक, लिखित, सांकेतिक भाषा। एक देखिए पहला में दिया है मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा। ठीक है, ये भाषा 3 प्रकार के होते हैं, याद रखना, ये आपका एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मौखिक, लिखित, सांकेतिक भाषा कितने प्रकार होते हैं? 3। ठीक है, चलो इनको गहराई से पढ़ते हैं। पहला इसमें दिया है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा को पढ़ते हैं। भाषा के जिस रूप से हम अपने विचार एवं भाव बोलकर प्रकट करते हैं अथवा दूसरों के विचार अथवा भाव सुनकर ग्रहण करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी से फ़ोन पर बात करते हैं तो भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, भाषा का मौखिक रूप सीखने के लिए विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, हम अपनी मातृभाषा को परिवार और समाज से अनुकरण द्वारा स्वयं सीख जाते हैं। दूसरा है लिखित भाषा। जब हम मन के भावों तथा विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। लिखित भाषा के उदाहरण निम्न हैं: पत्र,
लेख, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी, स्मरण, तार इत्यादि। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा को समझते हैं। सांकेतिक भाषा या सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा है जिसको हम विभिन्न प्रकार के दृश्य संकेतों जैसे हस्तचालित संकेत, अंग संकेत के माध्यम से व्यक्त करते हैं। इसमें बोलने वाले के विचारों को धारा प्रवाह रूप से व्यक्त करने के लिए हाथ के आकार, विन्यास और संचालन, बाहों, शरीर तथा चेहरे के हाव भाव का एक साथ उपयोग किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्या दिया है? मानक भाषा। मानक भाषा को थोड़ा समझ लेते हैं। भाषा के स्थिर तथा सुनिश्चित रूप को मानक या परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। मानक भाषा शिक्षित वर्ग की शिक्षा एवं पत्राचार एवं व्यवहार की भाषा होती है। इसके व्याकरण तथा उच्चारण की प्रक्रिया लगभग निश्चित होती है और मानक भाषा को टकसाली भाषा भी कहा जाता है और इसी भाषा में पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन होता है। हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, संस्कृत तथा ग्रीक इत्यादि मानक भाषाएं हैं। नेक्स्ट दिया है संपर्क भाषा। ठीक है। संपर्क भाषा अनेक भाषाओं के अस्तित्व के बावजूद जिस विशिष्ट भाषा के माध्यम से व्यक्ति राज्य और देश विदेश के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है उसे संपर्क भाषा कहते हैं। एक ही भाषा संपूरक भाषा एवं संपर्क भाषा दोनों ही हो सकती है। आज भारत में संपर्क भाषा के तौर पर हिंदी प्रतिष्ठित होती जा रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी संपर्क भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई है। नेक्स्ट अंधों की भाषा यानी नेत्रहीन के लिए भाषा भी है। तो नेत्रहीन ऐसे व्यक्ति जिनकी आंखों में समस्या होती है अर्थात जिन्हें दिखाई नहीं देता है उन्हें अंधा कहते हैं। और ऐसे अधिकांश व्यक्ति जो कि बोलना सुनना तो जानते हैं पर लिखने और पढ़ने में समस्या होती है, उनके लिए एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने ब्रेल पद्धति का आविष्कार किया है। ब्रेल एक तरह की लिपि है जिसको विश्व भर में नेत्रहीनों को पढ़ने और लिखने में छू कर व्यवहार में लाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाषा के अंग। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। भाषा के मुख्य 5 अंग होते हैं जो कि इस प्रकार हैं: ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य और लिपि। सभी भाषा के अंगों का विवरण निम्नलिखित है। तो पहला दिया है ध्वनि। ध्वनि हमारे मुख से निकलने प्रत्येक स्वतंत्र आवाज़ ध्वनि होती है और ये ध्वनियाँ हमेशा मौखिक भाषा प्रयोग होती है। वर्ण दूसरा है वर्ण। वर्ण वह मूल ध्वनि है, ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके और वह वर्ण कहलाते हैं, जैसे अ, क, भ, म, त आदि। तीसरा देखते हैं शब्द को समझने के लिए वर्णों का वह समूह है जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे क धन अ, म धन अ, ल धन अ, तो ये बन यहाँ पर कमल। भ धन अ, स प्लस अ यानी भाषा बन गया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वाक्य। सार्थक शब्दों का समूह है जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे कमल हिंदी भाषा पढ़ रहा है, यदि हम इस वाक्य को हिंदी है रहा कमल पढ़ भाषा लिख दें तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। ठीक है, नहीं निकलता, तो हम इसे वाक्य नहीं कह सकते। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है लिपि। लिपि 5वां मौखिक भाषा को लिखित रूप से व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं। और हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि प्रचलित है या है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाषा की प्रक्रिया। भाषा की प्रक्रिया, जैसा कि हम जानते हैं कि भाषा एक संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का माध्यम है। इस प्रकार भाषा की प्रक्रिया के 5 चरण क्रमवार निम्न है: सुनना, देखना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, ये 5 क्रमवार है, इनको अच्छे से देखते हैं। तो पहला है सुनना।
जब कोई व्यक्ति हमसे कुछ कहता है तो उसे सुनना भी पड़ता है। बिना सुने भाषा का कोई महत्व नहीं है। उदाहरण के लिए शिक्षक कहें कि कल आपको जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर लिख कर लाने हैं और शिक्षार्थी उसे सुने ही ना अनसुना कर दें तो वह उस कार्य को समय पर नहीं कर सकता। अतः कह सकते हैं कि भाषा को प्रभावी बनाने के लिए सुनने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट देखना संचार संप्रेषण में जिस प्रकार सुनने की प्रक्रिया एक आवश्यक है उसी प्रकार देखना भी है। ठीक है, उदाहरण के लिए शिक्षक शिक्षार्थियों को कोई गणित के प्रश्न का हल बोर्ड पर समझा रहा है तो शिक्षार्थियों को चाहिए कि वे अपनी नज़र बोर्ड पर रखें। क्योंकि गणित के प्रश्न के उत्तरों में एक प्रक्रिया होती है जिसे देखकर ही समझा जा सकता है, सुनकर नहीं। फिर भी दोनों देख और सुनकर श्रव्य और दृश्य दोनों ही। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बोलना। भाषा के प्रभावशाली संचार और संप्रेषण के लिए शुद्ध बोलना अति आवश्यक है। बोलना वाक शक्ति द्वारा ध्वनियों को जोड़कर बने एक विस्तृत शब्दकोश के शब्दों का प्रयोग करके करी गई संप्रेषण की क्रिया को कहते हैं। बोलने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक नहीं, परंतु भाषा के प्रभावी संप्रेषण के लिए व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। ठीक है, आगे भी लिखा है बोलना पढ़ने लिखने के लिए ही सीख लिया जाता है, जिसके लिए सीखना पढ़ना जानना जरूरी नहीं है। किंतु यदि सही बोला ना जाए तो सही लिखा भी नहीं जाएगा। उसी तरह सही पढ़ा ना जाए तो सही लिखा भी नहीं जाएगा। इसीलिए पहले बोलना सीखा जाता है, उसके बाद पढ़ना, फिर लिखना। ठीक है, नेक्स्ट देखा है पढ़ना भाषा की एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है। किसी भाषा को पढ़ने के लिए उस भाषा के वर्णों, शब्दों, वाक्यों अर्थात सभी व्याकरण अंगों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। व्याकरण वह ज्ञान है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। नेक्स्ट है लिखना भाषा की एक अति जटिल प्रक्रिया है। किसी भी भाषा को लिखने के लिए उस भाषा के वर्णों, शब्दों, वाक्यों और सभी व्याकरण अंगों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अतः व्याकरण वह ज्ञान है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बोली, विभाषा और भाषा। ठीक है, तो यूँ बोली, विभाषा और भाषा का मौलिक अंतर बता पाना कठिन है, क्योंकि इसमें मुख्यतः अंतर व्यवहार क्षेत्र के विस्तार पर निर्भर है। व्यक्तिगत विविधता के चलते एक समाज में चलने वाली एक ही भाषा के कई रूप दिखाई देते हैं। मुख्य रूप से भाषा के इन रूपों को हम कह सकते हैं बोली, विभाषा और भाषा। ठीक है, पहले देख लेते हैं बोली को। बोली यह भाषा की छोटी इकाई है। इसका संबंध ग्राम, मंडल अर्थात सीमित क्षेत्र से होता है। इसमें प्रधानता व्यक्तिगत बोलचाल के माध्यम से रहती है और देशज शब्दों और घरेलू शब्दावली का बाहुल्य होता है। और यह एक मुख्य रूप से बोलचाल की भाषा है। इसका रूप कुछ दूरी पर बदलते पाया जाता है तथा लिपिबद्ध न होने के कारण इसमें साहित्यिक रचनाओं का अभाव रहता है। व्याकरणिक दृष्टि से भी इसमें विसंगतियां पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं विभाषा। विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होती है। यह एक प्रांत तथा उपप्रांत में प्रचलित होती है। एक विभाषा में स्थानीय भेदों के आधार पर कई बोलियां प्रचलित रहती है। विभाषा में साहित्यिक रचनाएं मिल सकती है। विभाषा को उपभाषा भी कहते हैं, जैसे ब्रज और अवध। भाषा को समझते हैं। भाषा अथवा कहें परिनिष्ठित भाषा अर्थात भाषा विभाषा की विकसित स्थिति है। इसे राष्ट्र भाषा या टकसाली भाषा भी कहा जाता है। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी। बोली और भाषा में अंतर देखते हैं। बोली का क्षेत्र कुछ जिलों एवं ग्रामों तक सीमित होता है, जबकि भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। ठीक है, इसमें दूसरा में बोली का क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, अतः विकसित नहीं होती है, जबकि भाषा बोली का पूर्ण विकसित रूप होता है। तीसरा देखते हैं इसमें
बोली में साहित्यिक लेखन क्षेत्रीय होता है जबकि भाषा में साहित्यिक प्रचुरता होती है। नेक्स्ट देखते हैं चौथा में, बोली का प्रयोग राज्य कार्यों में नहीं होता जबकि भाषा का प्रयोग राज्य कार्यों में होता है। पांचवा, बोली का व्याकरण सीमित या नहीं होता है जबकि भाषा का व्याकरण सुव्यवस्थित एवं पूर्ण होता है। बोलियों में जैसे कन्नौजी, कुमाऊनी, मेवाती आदि भाषाओं में जैसे हिंदी, अंग्रेजी। ठीक है। नेक्स्ट है भाषा और विभाषा में अंतर। भाषा और विभाषा में अंतर। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है जबकि विभाषा का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा बोली का पूर्ण विकसित रूप होता है जबकि विभाषा बोली का अर्ध विकसित रूप होता है। भाषा साहित्यिक प्रचुरता तथा महत्ता होती है जबकि विभाषा में साहित्य तो रहता है परंतु उसमें महत्ता प्राप्त नहीं होता है। भाषा का प्रयोग राज्य कार्य में होता है जबकि विभाषा केवल साहित्यिक एवं बोलचाल तक ही सीमित होती है। भाषाओं में जैसे हिंदी, अंग्रेजी और विभाषाओं में जैसे ब्रज, अवध। नेक्स्ट जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देख सकते हैं राजभाषा, राज्य भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। तो पहले हम देखे हैं राज्यभाषा। राज्यभाषा किसी भी प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा उस राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम राजभाषा कहते हैं। यह भाषा संपूर्ण प्रदेश के अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोली और समझी जाती है। प्रशासनिक दृष्टि से संपूर्ण राज्य में सर्वत्र एक भाषा को महत्व प्राप्त रहता है। ठीक है। अब देखते हैं राजभाषा। राजभाषा भारतीय संविधान में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हिंदी के अतिरिक्त 21 अन्य भाषाएं स्वीकार की गई है और राज्यों को विधानसभाएं बहुमत के आधार पर किसी भी भाषा का अथवा चाहें तो एक से अधिक भाषाओं को अपने राज्य की भाषा घोषित कर सकती है। ठीक है। भारत के संविधान के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी भारत सरकार की राजभाषा है और राज्य सरकार की अपनी अपनी राजभाषाएं होती है। राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। प्रायः वह अधिकांश लोगों द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा होती है। प्रायः राष्ट्रभाषा किसी देश की राजभाषा होती है। किसी भी देश की राष्ट्रभाषा उस देश की नागरिक के लिए गौरव, एकता, अखंडता और अस्मिता का प्रतीक होती है। महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रभाषा को राष्ट्र की आत्मा का संज्ञा दिया है। ठीक है। अब देखते हैं मातृभाषा। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। मातृभाषा, जन्म लेने के बाद मानव जो प्रथम भाषा सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा किसी भी व्यक्ति की सामाजिक एवं भाषायिक पहचान होती है। मातृभाषा में अधिकांश रूप से क्षेत्रीय बोलियां शामिल होती है जैसे कन्नौजी, ब्रजभाषा, हरियाणी, मालवी, छत्तीसगढ़ी भी आएगी और गुजराती, भोजपुरी, ये सब हैं। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट विश्व की भाषाएं। ठीक है। विश्व में लगभग 6800 से अधिक भाषाएं होती है जिसमें 40% भाषाओं के प्रत्येक भाषा में 1000 से भी कम व्यक्ति हैं, अर्थात प्रत्येक भाषा 1000 से भी कम व्यक्तियों के समूह द्वारा बोली जाती है। दुनिया में लगभग 23 भाषाएं प्रमुख हैं जो समस्त संसार की आधी आबादी को अपने आप में समेट लेती है। ठीक है। तो ये तो हुआ आपकी भाषा जो कि आगामी एग्जाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।